देखिए एटम वाले चैप्टर में पहले हमने बाद वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया है। रदरफोर्ड से आगे का पार्ट मतलब बोर वाला पूरा पार्ट है ना। अब उससे पहले का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो अब मैं पढ़ा रहा हूँ। वो थोड़ा उसके मुकाबले कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा सवाल आते हैं वो बोर मॉडल पे ही आते हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहली बात ये एटम के बारे में बताया था डाल्टन ने। आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ी होगी, है ना, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। तो एक बार शुरुआत वहीं से करते हैं आज हम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने इसमें दो तीन बातें बताई थी। सबसे पहली बात, कोई भी मटेरियल है, कोई भी आप मटेरियल ले लो, वो जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या नाम दिया? एटम। डाल्टन ने कहा कि एटम से छोटा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल इज एटम। थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा भारत के भी जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें हुई है। महर्षि कन्नड़ नाम अगर आपने सुना हो, किसी बुक में, एनसीईआरटी बुक में आ जाता है पहले ना। तो नौवे अणु परमाणु इस तरह की चर्चाएं की हैं पहले कभी इस तरह से। लेकिन डाल्टन के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ ये वर्ड एटम इस तरह का। मतलब डाल्टन ने ये कह दिया कि एटम के अंदर और फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। आप एटम को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये पहली बात तो ये थी। दूसरी बात इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कही, एक ही एलिमेंट के एटम है तो वो सारे एक जैसे हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो वो कहीं ना कुछ अंतर रखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरीके से। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो किसी न किसी रिस्पेक्ट में अलग हो जाते हैं। और एक तीसरी बात इनकी ये थी, एन एटम इज स्टेबल एंड न्यूट्रल। एक एटम अपने आप में स्टेबल होता है और वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किस सेंस में बात करें? अब न्यूट्रलिटी मतलब चार्ज की सेंस में, बहुत ज़्यादा भी चार्ज का उस समय वर्णन नहीं था, लेकिन फिर भी हम चार्ज की सेंस में बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और भी पॉइंट हो तो हो डाल्टन की थ्योरी में, इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे। अब यहाँ से ये ब्रेक होके आने लगा, ये इस पर ठीक नहीं चल रहा शायद, है ना। कोई नहीं।
वहां से अब चीजों में आगे बढ़े। थॉमसन ने 1897 में एक मॉडल दिया। एक्चुअली उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब पता होगा जे जे थॉमसन, जोसेफ जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था एज ए पार्टिकल, लेकिन उस समय नाम कुछ और ही दिया था इलेक्ट्रॉन का। क्या बोला था उन्होंने? कॉर्पसल, हाँ, कॉर्पसल बोला था इलेक्ट्रॉन को। बट ठीक है, अब तो नाम इलेक्ट्रॉन ही फेमस है उसका। इन्होंने ढूंढा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिनको बोला गया कॉर्पसल, और उसके आधार पे इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो जो पहला एटॉमिक मॉडल हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, या इसका ये भी नाम है प्लम पडिंग मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल। ये क्या मतलब है? प्लम पडिंग वर्ड सुना है आपने? पडिंग मतलब, नहीं, ये वर्ड सुना है क्या, प्लम पडिंग मॉडल? पडिंग मतलब क्या होता है? एक हलवा टाइप। और प्लम मतलब उसमें कोई मेवा वगैरह डाल रखी हो। ठीक है, समझ गए हो अब तो। इसको वाटरमेलन मॉडल भी तो बोलते हैं। उसमें वो बीज से रिप्लेस कर देते हैं इस प्लम को। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग तो हिंदी आप देख लेना, लेकिन पडिंग इसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो प्लम आलू बुखारा टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मेवा इन हलवा। इस तरह का मॉडल है ये। ठीक है, ये मतलब होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे नाम तो याद कर जाते हैं प्लम पडिंग, लेकिन क्यों प्लम पडिंग क्या है ये नहीं पता होता। तो ये मतलब है इसका। इन्होंने क्या किया? ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इन 1897। और इसके बाद इन्होंने ये मॉडल दिया। इनके मॉडल में जो दो तीन बात थी। पहला पॉइंट, ये एटम लगभग स्फेरिकल है, और जिसका रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। 1 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने साइज भी दिया था। और ये बताया गया कि भाई ये जो पूरा है ना, ये पूरा दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये जो एटम है ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये यूनिफॉर्म इन मास एंड चार्ज, पूरा मास पॉजिटिवली चार्ज में ही फैला हुआ है। लाइक पडिंग, जैसे एक हलवा सा होता है, इस तरह से पूरा पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात इन्होंने बताई, इस पॉजिटिव चार्ज में बीच बीच में क्या फंसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स।
वो मेवे की तरह बीच में फंसे हुए हैं। जैसे हम वाटरमेलन बोलते हैं तो वो सीड्स की तरह, बीज की तरह बीच में फंसे हुए हैं। और तीसरा इनका जो पॉइंट था कि जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है जो पूरे पुडिंग में फैला हुआ है। तो एटम एज अ होल, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम इसको पूरा इकट्ठा देखें तो ये पूरा एक साथ न्यूट्रल रहेगा एक एटम। और ये जो इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इज जीरो। ये दूसरे पॉइंट में ये बात हो सकती है, डायग्राम दिखाए तो इसके साथ आप लिख सकते हो। लेकिन ये मॉडल 1911 में फेल हो गया था। 1911 में ये मॉडल फेल हो गया था। ये चला था 1897 टू 1911। 1897 में मॉडल आया और 1911 में ये फेल हो गया। चले आगे बढ़े हम, ठीक है। अब देखो अगले मॉडल से पहले आता है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो हुआ क्या कि बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, एक बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। 1911 की मैं बात बता रहा हूं आपको। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है और एक प्रोजेक्ट बताना है। और सीनियर से पूछ लिया भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, बोला अल्फारे एक्सपेरिमेंट। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते, नाम मात्र का करते और रिकॉर्ड लिख लाते, बस पुरानी फाइल लेके उससे लिख लिया इस तरह से। लेकिन एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं एक बच्चा था, ई मार्स्टन, ये उसका नाम है। इसने अपने बीएससी में, बीएससी फाइनल कोई बहुत बड़ी उम्र तो होगी नहीं, 20 साल के करीब का होगा, अपने फाइनल ईयर में इसने प्रोजेक्ट बनाना था। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही जो नॉर्मली चला आ रहा था और जिसके रिजल्ट सालों से अलग आ रहे थे, जो थॉमसन मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे, इस तरह के रिजल्ट। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ अलग दिखा इनको। मतलब जो चीज़ उसमें नज़र नहीं आती थी वो चीज़ यहाँ नज़र आने लगे इनको। कुछ बहुत अलग से कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन तो नहीं ऑब्जर्वेशन इनको मिले। तो इन्होंने अपने टीचर जो इनके हेड थे उनको इन्फॉर्म किया। तो वो जो
प्रोफेसर थे, वो भी एक यंग साइंटिस्ट थे, और वो जो यंग साइंटिस्ट इनके जो हेड थे उनका नाम था जीगर, एच जीगर। ये एक स्टूडेंट है, ये इनके टीचर है। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन इनका नाम तो आता नहीं ज़्यादा। नाम तो क्या बोला जाता है, किन का नाम है? रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जो लैब थी वो रदरफोर्ड की लैब थी। वो एच अरे वो एचओडी थे भाई वहाँ पे, हेड सब कुछ वो थे। देखो, कोई बच्चा सीरियसली एक्सपेरिमेंट करने लगा, उनके टीचर ने मिलके उनकी मदद की, लेकिन लेकिन नाम इसलिए है रदरफोर्ड का कि यार जो डाटा आया वो इन्होंने थोड़ी उसको एनालाइज कर दिया कि इससे क्या बना दिया, उससे मॉडल किसने बना के दिया? रदरफोर्ड ने मॉडल बना के दिया कि भाई ये तो इसका मतलब ऐसे है। ठीक है, मतलब ये थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन दो लोगों ने किया था। लेकिन ये परफॉर्म जहां हुआ ये एक्सपेरिमेंट, वो थी रदरफोर्ड्स लैब। अब रदरफोर्ड कोई ऐसे कोई मतलब दुकान का मालिक नहीं है ये, कि भाई उसकी दुकान ले रखी थी किराए पे। ये रदरफोर्ड के अंडर ये काम करते थे सारे, इस तरह से। तो तब ये एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पे कुछ अलग से रिजल्ट्स इनको मिले, एंड वहां से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो पहले हम ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा पढ़ते हैं, और फिर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ रहे होंगे। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक फॉइल ली गई, गोल्ड फॉइल, काफी पतली फॉइल, मैं एनसीईआरटी से डाटा ले रहा हूं, और एक बिस्मथ 83214 सोर्स लिया गया, रेडियो एक्टिव सोर्स, जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। ये एक, देखिए दिखाता हूं मैं आपको, इसमें मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ रहा हूँ, वही चीज निकाल लेते हैं हम। ये कैसे पीडीएफ आ रहे हैं? पाई गायब, एप्सिलॉन गायब। देखो भाई, ये डायग्राम है। ये ओरिजिनल सा डायग्राम है, एक बार हम इसको लेके चलते हैं। ये एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिया, जैसे कि बिस्मथ 83214। अच्छा, ये देखो, आपको ये नाम नजर आ रहा है नीचे? ये वो स्टूडेंट है, मार्स्टन, और ये उनके वो टीचर, साइंटिस्ट टीचर है, जिगर। ठीक है, जिगर एंड मार्स्टन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द एंटायर apparatus इज प्लेस्ड इन a वैक्यूम चेंबर विच इज नॉट शोन, इस तरह का है। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, ये एक फाइन बीम निकल के जा रही है अल्फा पार्टिकल की, एक पतली सी लेयर थोड़ी। अच्छा, यहाँ पे ना एक मूवेबल रोटेटेबल डिटेक्टर लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी थी,
जिसको आप मूव करा सकते थे जहां चाहते वहां। और इस पे ना अंदर कोटिंग कर रखी थी जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। एक प्रॉपर्टी थी अल्फा पार्टिकल की कि जब ये जिंक सल्फाइड पे टकराते हैं तो फ्लैशेज ऑफ लाइट पैदा होते हैं, तो हमें दिख जाते थे कि भाई कहाँ कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको घुमा घुमा के देखा जा रहा था और यूं देख रहे थे कि ये जो अल्फा पार्टिकल, अच्छा ये जो थी ये, दिस इज अ थिन गोल्ड, बहुत ही पतली गोल्ड की फॉइल ली थी। और बहुत पतली लेने का पर्पज ये था कि ये मोनो एटॉमिक लेयर लेना चाह रहे थे, मोनो एटॉमिक लेयर, ऐसा ना हो कि कई लेयर आ जाए। तो जितनी पतली पॉसिबल थी उतनी पतली उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास किए थे। अगर इस गोल्ड की फॉइल की थिकनेस हो मेरे पास तो मैं दिखाता हूँ आपको, नियरली 10⁻⁻8 मीटर। ये जो गोल्ड की फॉइल ली थी इसकी जो थिकनेस थी दैट वाज नियरली 10⁻⁻8 मीटर। इतनी पतली थिकनेस की गोल्ड फॉइल इन्होंने ली और उसमें से ये इलेक्ट्रॉन पास किए। अब इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, जस्ट इससे अगले डायग्राम में लिखा है ये 10⁻⁻8 मीटर। देखिए ये एक और अरेंजमेंट है, उसको हम देखते हैं। आप ये बताओ, आपने ये नाम सुन रखे थे कि नहीं सुन रखे थे इस एक्सपेरिमेंट में? बस जिसका नाम फेमस होना है वो होना है, और यहाँ जहां भी आ रहा है बार बार ये नाम आ रहा है। ठीक है, तो असल एक्सपेरिमेंट करने वाले तो ये दो लोग थे, जीगर एंड मास्टन। ठीक है, वो फाइनल कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दे दिया, तो इसलिए नाम उनका इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें भी इनको भी प्रेरित करने वाला ये बच्चा था जो सीनियर्स की फाइल ना लिख के अपना अलग से दोबारा एक्सपेरिमेंट करके कर रहा था। तो देखो ऐसे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कई साल से हो रहा था, जो नॉर्मल रिजल्ट आ रहे थे वही। ये देखिए, ये एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, आप कोई भी ले सकते हो। हमने बिस्मथ 214 लिया। 214 एक आइसोटोप है बिस्मथ का जो अनस्टेबल है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। ये हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे जो अगले चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, यहां से चली बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये लेड ब्रिक्स है, ताकि कोई इधर उधर गया तो एब्जॉर्ब हो गया। एक फाइन बीम, एक फाइन बीम बन के आगे चली। बीच में ये क्या लगा रखी है, अ थिन गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस काफी कम है। इसमें तो इतना ही लिखा है थिन गोल्ड फॉइल, मेरी बुक में लिखा है गोल्ड फॉइल टारगेट अबाउट 10⁻⁻8 मीटर थिक, वो मैंने आपको पहले लिखवा दिया इस तरह से। अब क्या हो रहा था देखिए, यहां से कोई बीम आ रही है तो अल्फा पार्टिकल किसी एंगल से डेविएट हो गए, कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए। ये थीटा जो है, दिस थीटा इज एंगल ऑफ डेविएशन। और इसके ऊपर एक रोटेटेबल डिटेक्टर है जो रोटेट हो सकता है। और ये कैसी स्क्रीन लेके घूम रहे हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिस पर अल्फा पार्टिकल टिकेगा तो फ्लैशेज ऑफ लाइट पैदा होंगी। तो ये जो यहाँ लिखा है दिस इज स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ज्यादातर तो कैसे निकल गए थे, सीधे। और बहुत कम ऐसे थे जो थोड़ा वापस से मुड़ के आ रहे थे या बैकवर्ड टाइप स्कैटरिंग हो रही थी। इस तरह का ये था। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, 1 in 8,000। 8,000 में कोई एक उल्टा आ रहा था अल्फा पार्टिकल। 8,000 गए तो कोई एक उल्टा आ रहा था। ठीक है, समझ आ गया है क्या? ये केमिस्ट्री में आया है +1 में, आया है ना, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट है। तो ये इसके रिजल्ट्स थे। अगर इनके रिजल्ट्स को हम कंक्लूड करना चाहें,
देखिए ये बुक में है यार, वहां से देख लेना आप। सुनो, अब मैं इसके रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपको मिले थे। देखो ये इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशन है? पहला, मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, इट मीन्स दैट दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन। कई तो सीधे निकल गए, उनमें कोई कोलिजन हुआ ही नहीं। दूसरी बात, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाई मोर देन 1 डिग्री। केवल 0.1 मतलब 1% भी नहीं है, 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो 1 डिग्री से ज्यादा मुड़े हैं। नहीं तो ज्यादातर तो वो हो गए 99% से ज्यादा, तो वो हो गए 99.8% के करीब, तो वो हो गए जो 1 डिग्री से कम मतलब मुड़े ही नहीं, सीधे चले गए। और तीसरी बात, अबाउट 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाई मोर देन 90 डिग्री। भाई ये आपके ऑब्जर्वेशन है, समझ आ रहा है? देखो ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, पहली बात, 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो ऑलमोस्ट स्ट्रेट। 1 डिग्री से कम है तो मतलब स्ट्रेट ही है। दूसरी बात, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाई मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा। और तीसरी बात, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाई, ये इसके रिजल्ट्स हैं जो एक्सपेरिमेंटली मिले थे, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर होने वाला कोई एक था। कुल मिला के ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी जो डाटा एनसीईआरटी बुक में दिया है वहां से। अब एक और ग्राफ दिया है बुक में, मैं उस पे आता हूं। चले हम। देखो ये एक ग्राफ है, आप फिर देखो रदरफोर्ड का नाम कहीं नहीं आ रहा है, यहां भी किन का नाम आ रहा है? जिगर और मास्टन, यही हैं जो सब कुछ इन्होंने दिया था इसमें। ये क्या ग्राफ है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, और इधर है स्कैटरिंग एंगल। ज्यादातर सीधे निकले, तो जहां स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री के आसपास है तो बहुत ज्यादा पार्टिकल गए। और जहां स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, वहां नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं? बहुत ही कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत कम ऐसे थे जो उल्टे मुड़े थे या इस तरह के थे।
और इस ग्राफ के बारे में आप ये रिजल्ट याद रखना कि n is proportional to 1 upon sin थीटा बाई 2 की पावर 4। ये रिजल्ट याद रखना इस ग्राफ के बारे में। ये डाटा है इससे रिलेटेड कि थीटा एंगल पे किस तरह से n डिपेंड कर रहा है। n क्या चीज है? n क्या चीज है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया reaching a position at angle of scattering theta। ये डिपेंडेंस आप याद रखना कि इस तरह डिपेंड करता है। और इसमें हमें दिख रहा है, इसमें हमें पता लग रहा है कि एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसका मतलब है साइन थीटा बाई 2 भी इंक्रीज होगा तो उसकी पावर 4 ये भी इंक्रीज होगा। तो यहां से पता लग रहा है कि n क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इस डिपेंडेंस से ये पता लग रहा है कि हाँ ये पक्का डिक्रीज होना चाहिए। वो तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये प्रिडिक्शन ये थी बस कि लगभग सारे या तो सीधे जाएं या उल्टे आए इस तरह का, लेकिन इसमें दोनों चीजें मिल रही थी, कुछ सीधे जा रहे थे और कुछ वापस आ रहे थे, ये हो रहा था। जैसे अगर मान लो इस पे पूछ लिया जाए आपसे, सवाल बन के आ जाए कि एट 60 डिग्री, वैसे ही रैंडम सा क्वेश्चन ले रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया 100 है अल्फा पार्टिकल। अगर ऐसा है देन 90 डिग्री स्कैटरिंग पे एन कितना होगा? बताओ ये। भाई मान लो ये सवाल बना के दे कोई कि आपको ये डाटा भी पता है कि नहीं पता है इस चीज पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यही तो लगाने हैं सीधा। क्या आया? हाँ ठीक है यार। भाई इतना सीधा सा सवाल बना के दे सकते हैं? हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं तो रैंडम सी वैल्यू दे रहा हूँ आपको। देखो सपोज ये आ गया, तो आपने वो फॉर्मूला लगाया n2/n1, साइन 1 ऊपर जाएगा, साइन θ1/2 अपॉन साइन θ2/2, और पूरे की पावर कितनी? 4। तो अगर मैं ये लगाऊं, θ1 ये वाला है, θ1 60 डिग्री, 60 का आधा 30, साइन 30 डिग्री अपॉन θ2 90 डिग्री, उसका आधा 45, साइन 45 की पावर 4। साइन 30 कितना होता है? 1/2, एंड दिस इज 1/√2।
तो ये बना √2/2 की पावर 4, तो 1/√2 की पावर 4 कितना हो गया? 1/4। नाउ n2/n1 इज 1/4, तो यहां से देख लो आप n2 क्या आ रहा है, n1 कितना दिया है, n1 ये हो गया ना। तो n2/n1 इज 1/4, तो इससे पता लग रहा है कि जो n2 निकलेगा दिस विल बी n1/4, यानी कि 100/4, यानी कि ये कितना आ गया, 25। ठीक है, ये डिपेंडेंस याद रखनी है, ये किस तरह से ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, जो एक जरूरी सा सवाल है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अल्फा पार्टिकल कितनी पास तक पहुंच पाया। ये भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब R0। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, ये कैसे निकलेगा सुने। आपने एक हैवी न्यूक्लियस लिया, एटॉमिक नंबर Z है, तो इस पे चार्ज होगा Ze। अल्फा पार्टिकल तो हम जानते हैं ना, हीलियम का न्यूक्लियस। और मान लो एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे आपने भेज दिया विद सम एनर्जी U, विद सम एनर्जी U, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये अल्फा पार्टिकल है, बहुत दूर है, हीलियम-24 का न्यूक्लियस। मतलब इस पे जो चार्ज होगा दिस विल बी 2e। जेड लिख दिया मैंने, Q2 लिखना है मुझे। इस पे जो चार्ज होगा दिस विल बी 2e, Q1 इज Ze। और अभी ये वेरी फार अवे, दूर है ये, उसका असर यहां पर नहीं आ रहा है। ये हैवी न्यूक्लियस है तो ये नहीं चलेगा। देखो अल्फा खुद भारी है, और अगर वो बैकवर्ड स्कैटरिंग झेल रहा है तो इसका मतलब बीच में कोई और भी बहुत हैवी है। यही तो रदरफोर्ड ने सोचा था, जो ये लोग नहीं सोच पाए थे। मतलब रदरफोर्ड ने यहीं से तो मॉडल बना के दिया था अपना। ठीक है, तो अब ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल यूं गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी कैसा चार्ज है, न्यू न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे ना, ये पॉजिटिव है तभी तो रिपेल कर पाएगा। तो यूं करते करते कहीं ना कहीं ये रुका होगा, एक क्षण भर के लिए रुका होगा और रुक के वापिस आया होगा। यहां पे ये अल्फा पार्टिकल मोमेंट्री रेस्ट पे आया। अगर रेस्ट पे आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। और इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कितनी पास तक ये न्यूक्लियस के पहुंच पाया है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये R0 निकालिए कि क्या होगा। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कि R0 क्या होगा। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लग सकता है, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो कंजर्वेटिव है। तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। शुरू में बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा k q1 जेड ई q2 2e, अरे रे 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 गलत लिख रहा हूँ सॉरी, काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो आपने यू बोल दी है, यू बोली हुई, इसको इसको मैं 0 और लगा देता हूँ, यू नॉट, थोड़ी अलग वैल्यू दिख जाए, यू नॉट बोल दी हमने, ठीक है। बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के जो 1/4π होता है q1 जेड ई q2 2e एंड डिवाइडेड बाई आर, मतलब आर नोट, और वो वहां रुका है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी 0। और यहां से देखिए आर नोट निकल के आ रहा है, आर नोट निकल के आया k इंटू जेड ई इंटू 2e डिवाइडेड बाई u नोट, where k is equal to 1/4π एप्सिलॉन। ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो इन्होंने निकाला। अब मैं इनके एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू बताता हूं कि क्या निकल के आई। दो वैल्यूज हमारे पास हैं, इसमें पुट करके ही आती हैं और कुछ नहीं। अगर उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो जो आर नोट निकला वो आया 41.3 फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और अगर उन्होंने अल्फा पार्टिकल थोड़ा और तेज वाला लिया 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, पहला डाटा तो ये है, दूसरा फॉर u बराबर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर नोट जो निकल के आया वो नियरली 30। फर्मी का मतलब जानते हो, 1 फर्मी इज 1 फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर, एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मेगा की वजह से 6 पावर कम होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये इससे रिलेटेड दो डाटा हैं कि भाई इतनी एनर्जी का पार्टिकल फेंका, अच्छा तेज फेंकेंगे तो चांस है ना और आगे तक जाएगा, तो इसीलिए आर नोट की वैल्यू उससे क्या होगी यहाँ पे थोड़ी कम होगी। अब ये आर नोट असल में 3 चीजों को लिए हुए है, ये आर नोट क्या क्या है इसमें देखो। एक तो अल्फा पार्टिकल है, कुछ तो उसका न्यूक्लियस हीलियम का न्यूक्लियस होगा, कुछ ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। भाई अगर ये गोल्ड है, हम गोल्ड के लिए ये सब सोल्व कर रहे हैं, जेड गोल्ड का कितना होता है 79, तो 79 रख के वैल्यूज आ रही है। न्यूमेरिकल में कोई और भी चीज आ सकती है हैवी पार्टिकल, लेकिन हम फॉर 79 ये वैल्यूज यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट 11वीं में आता है ना, पर मुझे नहीं पता फिर वो 11th में तो आपने ये फॉर्मूले तो पढ़े ही नहीं होते पोटेंशियल एनर्जी के। जब केमिस्ट्री में आप आते हो तब थोड़ी ये फॉर्मूले पढ़ रखे, k q1 q2 अपॉन r।
तो वैसे बता दिए होंगे, नहीं तो उससे पहले तो कोई मतलब नहीं, फिजिक्स में ही तो आते हैं फॉर्मूले। तो वैसे बता दिए थे, तो उससे निकाला हुआ है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो ठीक है। अब देखो इस आर नोट में क्या क्या आ गया, एक बार ये समझिए। एक तो ये चल के आ रहा है, ये कौन है, अल्फा पार्टिकल। एक ये निकल के आया, नहीं आगे रखा हुआ है, ये कॉल गोल्ड का न्यूक्लियस, ये हीलियम का न्यूक्लियस। और कुछ रह गया इनके बीच में, ये और सेपरेशन, क्योंकि कहीं तो रुका होगा, ये कहीं तो रुका होगा। ठीक है, मैंने कहा ये है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये है रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू। और हमने इस पूरी लेंथ को क्या बोल दिया, आर नोट। बीच का कुछ एक्स नोट बोल लेते हैं, एक्स नोट। यानी कि ये जो आर नोट निकल के आया है, दिस इज रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस सम एक्स नोट जो सेपरेशन रह गया, प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब ये जो आर नोट आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। लेकिन एक आइडिया लग गया, न्यूक्लियस नाम जो रदरफोर्ड ने दिया होगा, उसके साइज का आइडिया लग गया कि भाई बीच में एक हैवी सा ऑब्जेक्ट है। देखो मैं अल्फा के रिजल्ट समझाने नहीं गया आपको, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ इतना तो थोड़ा आपको याद है 11वीं का, कि जो बैकवर्ड स्कैटरिंग हुई है, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई बीच में बहुत ही हैवी पार्टिकल है, जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियर मॉडल हो गया। तो इससे ना न्यूक्लियस के साइज का आइडिया लग गया। क्या, ये जो आर नोट है, ये लगभग किस रेंज का है, 10⁻⁻⁻⁻ ये न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड है, और ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। चीजें जुड़ के यहां तक पहुंच रही है, तो ये भी तो इसी रेंज की होंगी लगभग। तो इससे ये पता लगा कि इनका जो साइज होगा, दैट इज ऑल्सो नियरली 1 फर्मी। एग्जैक्ट साइज तो नहीं, लेकिन एक रेंज का पता लग गया कि भाई इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियर साइज का आइडिया लग गया। इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक न्यूक्लियर साइज का हमें आइडिया लगा, क्या है क्या नहीं। एक बार मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं, उसके सॉल्यूशन में एग्जांपल है वो, तो उसके सॉल्यूशन में इन्होंने ये चीजें भी एक्सप्लेन की हैं। इसी के बाद मैं यहां से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम चल रहे हैं, इन देखो यहां भी रदरफोर्ड का नाम तक नहीं है, और आप कहते हो हमने ये नाम नहीं सुने आज तक। पूरी किताब में जहां ये एक्सपेरिमेंट आ रहा है, इन्हीं के नाम है। इन ए जिगर मास्टन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। अब जब जिगर मास्टन बोल दिया, तो ये न्यूक्लियस कहने का मतलब ही है कि ये कौन सा न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना,
7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। तो यार अभी तो हमने पढ़ा ये कि फॉर U बराबर U नॉट बराबर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने अभी किया, उसमें पुट करेंगे तो सोल होके क्या निकलेगा आर नॉट, कितना आया था 30 फर्मी। 5.5 वाले में 41 फर्मी के आसपास जा रहा था। थोड़ा सा डाटा याद कर ले, नहीं वो कैलकुलेशंस में जाएंगे आप सीधे। ठीक है, अब जो मैं जिस चीज पे मैं ध्यान दे रहा हूँ ये तो मैं पढ़ा चुका था। अब इसके सॉल्यूशन में ना एक बात निकल के आ रही, वो देखते हैं हम। यहाँ जो ये लिखते हैं इस चीज पे हम चलेंगे। देखो, द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज देयर फॉर लेस देन 3 × 10⁻⁻14 या 30 × 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 30 फर्मी। इससे ये बात तो पता लग गया हमें कि गोल्ड के न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 30 फर्मी मीटर से कम है, क्योंकि आर नोट में तो तीन तीन चीजें आ रही हैं, तीन लेंथ है। दिस इज नॉट इन वेरी गुड एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्व रिजल्ट। अब आप ये इस बात पे ध्यान दो कि ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत अच्छा आइडिया लग गया है, लेकिन फर्मी का आइडिया लग गया। दिस इज नॉट इन वेरी गुड एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्व रिजल्ट एज द एक्चुअल रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। ये भी हमें याद रखना चाहिए डाटा, कि यूं पूछ ले कि एक्सपेरिमेंट ये किया तो बताओ कितना परसेंटेज एरर है उसमें। तो हम याद रखें कि गोल्ड न्यूक्लियस का एक्चुअल डायमीटर या रेडियस, रेडियस कितना होता है 6 फर्मी मीटर। ठीक है, और ये निकल के कितना आ रहा है 30 फर्मी मीटर। तो अगर इसमें परसेंटेज एरर की बात की जाए, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, यहां इस क्वेश्चन में जो है परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, बताओ डेल्टा आर अपॉन आर ओरिजिनल इंटू 100। डेल्टा आर मेजर हुआ 30 और था कितना 6, तो 30 - 6 24। ओरिजिनल कितना है 6 और गुणा 100। तो आप देखो ना कितना भारी एरर आ गया इसमें, तो 400% का एरर आ रहा है। तभी तो ये लिख रहा है कि दिस इज नॉट इन वेरी गुड एग्रीमेंट। समझ आया? ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा सा काम हुआ है। द कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी इज दैट, क्या कारण है कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इज कंसिडरेबली लार्जर देन, ये बड़ा है किससे, सम ऑफ रेडियाई ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। क्यों बड़ा है? क्योंकि बीच की वो डिस्टेंस एक्स नोट भी आनी है इसमें। ठीक है, दस द अल्फा पार्टिकल रिवर्सेज इट्स मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। मतलब इससे कोई अच्छा वो नहीं मिला, 400% का एरर है, लेकिन फर्मी का आइडिया लग गया कि गोल्ड सॉरी न्यूक्लियर साइज जो है ना वो एंगस्ट्रोम से बहुत छोटा है, और वो किस रेंज का है, फर्मी की रेंज का है। ठीक है, इसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए थे, मैं आपको बताऊं तो यहां बता देता हूं। एक्चुअल आर गोल्ड वर फाउंड बाई इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो मैं नहीं पढ़ने। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से तो थोड़ा न्यूक्लियस है इस चीज का पता लगा। अब न्यूक्लियस के साइज का अंदाजा लगाया गया इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अब वो नहीं जानना हमें, उस पर नहीं जानना है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस अपने पास से पास खींचेगा ना। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो जब तक कूलाम फोर्स चलेगा वो उसको खींचता ही चलेगा। जहां न्यूक्लियर फोर्स जैसी चीज आएंगी फिर चीजें बदलेंगी। तो उससे फिर थोड़ा और एग्जैक्ट आइडिया लगाया गया, और वहां से निकल के आया 6 फर्मी मीटर। पर आप ये सुनो, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे किस तरह का सवाल आ सकता है, ये क्या ये सारे याद हो गए? इवन
आर नोट का एक्सप्रेशन आ जाए तो हमने वो देख लिया यू की टर्म्स में, यू नोट की टर्म्स में। दो डाटा याद कर लिए, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले के लिए और 7.7 के लिए। 5 वाले में तो वो नियरली 41 फर्मी और यहाँ पे 30 फर्मी। ठीक है, गोल्ड के लिए हम याद कर जाते हैं। और एक्चुअल गोल्ड का न्यूक्लियस का रेडियस भी आप याद रखें, 6 फर्मी मीटर। और वो किससे निकला था वो भी याद रखें, वो किससे निकला था, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वो निकाला गया था। वो जो आया था वो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आया था। आ गया समझ। इसके बाद एक टर्म आती है यहीं पे, इम्पैक्ट पैरामीटर। वो जानते हैं, वो सोचें क्या है क्या नहीं। हो गया। इम्पैक्ट पैरामीटर बी। बी से हम इसको डिनोट कर देते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर को। ये भी मैं आपको एनसीईआरटी के एक डायग्राम से दिखा रहा हूं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है क्या नहीं। देखो, एक डायग्राम लेते हैं, वहीं से क्लियर करूंगा आपको। ये बी दिख रहा है ना इसमें, ये है। आपने जेई मेन 2025 के सवाल किए थे क्या, एक भी नहीं था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? मैंने वो दिए थे ना आपको करने के लिए, भाई ये कर लो देख लो। अरे क्या सारे ही बोर पे थे या कोई अल्फा रे पे भी था? एटम वाले नहीं किए तो मैंने तो एटम के ही तो दिए थे उस दिन करने को। मतलब आ सकते हैं भाई इस पे भी सवाल। एक बार इसमें देखो ये क्या है। ये टारगेट न्यूक्लियस है और ये टारगेट न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, जो कि गोल्ड का न्यूक्लियस था। अब ये कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये वाला। सेंट्रल लाइन से कितनी ऊपर इसकी वेलोसिटी की लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मैं इसको समझाता हूं यहां से। मतलब अगर मैं बी बताना चाहूं, इम्पैक्ट पैरामीटर, किसी भी कोलिजन में ये पैरामीटर यूज हो सकता है। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है कि जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है टारगेट न्यूक्लियस से, उस वक्त उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन और न्यूक्लियस की सेंटर लाइन की डायरेक्शन के बीच में कितना गैप है। ठीक है, ये तब है जब अल्फा पार्टिकल फार अवे है, बहुत दूर है उसके प्रभाव से। तो ये जो बी है ना, बी, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी वेलोसिटी वेक्टर, इसका जो भी वेलोसिटी वेक्टर है, और जो न्यूक्लियस की, टारगेट न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, उनके बीच का ये जो गैप है, दिस इज आवर पी। ये आपका है इम्पैक्ट पैरामीटर। एक बार डायग्राम देख के बताओ, बी बढ़ने पे थीटा बढ़ रहा है कि थीटा कम हो रहा है? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना चाहिए, कोट थीटा बाई टू बराबर टू बी बाई आर नोट। आर नोट वही है जो अभी हमने निकाला था। कोट थीटा बाई टू बराबर टू बी बाई आर नोट। बी है इम्पैक्ट पैरामीटर, और उस इम्पैक्ट पैरामीटर पे थीटा है स्कैटरिंग एंगल। देखो, जो न्यूक्लियस से दूर से निकला,
जो न्यूक्लियस से दूर से निकला, ये है लार्ज बी। तो वेरी स्मॉल थीटा, सीधा ही चला गया, कोई डेविएशन सा ही नहीं हो रहा। नीचे आप आ रहे हो, नीचे ये वाला, ये वाले की मैं अगर बात करूं, स्मॉल बी, बी कम है, बहुत कम है बी। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं तो लार्ज थीटा। समझ आ गया है कि नहीं? और ये इनमें रिलेशन होता है कोट थीटा बाई टू बराबर टू बी अपॉन आर नोट। आर नोट क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी हमने थोड़ी ही देर पहले आर नोट का एक्सप्रेशन निकाला था। आर नोट निकल के आ रहा था 2k/z² अपॉन यू नोट, वेयर आर नोट इज 2k/z² अपॉन यू नोट, ये था। अब आप इसमें देखो, एज बी इंक्रीजेज, जैसे जैसे बी बढ़ेगा कोट थीटा बाई टू इंक्रीजेज, यानी कि टेन थीटा बाई टू डिक्रीजेज, और टेन का एंगल कम होगा तभी टेन कम होगा, तो थीटा बाई टू डिक्रीज, और थीटा बाई टू डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी कम होगा। ठीक है, डायरेक्ट ये डिपेंडेंस आ सकती है कि बी थीटा पे या थीटा बी पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये आप याद रखें इसमें भाई ये चीज। अब ये जो चीजें थी ये कैलकुलेशन रदरफोर्ड ने की थी। दीज आर द कैलकुलेशंस ऑफ रदरफोर्ड। ट्वेल्थ लेवल पे डायरेक्ट ये डिपेंडेंस पूछी जाती कि बी थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, तो कोट थीटा बाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। आपको ये याद रखना है, कोट ऑफ थीटा बाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ये रिलेशन आप याद रखें। तो ये बताओ, हमने काफी टाइम इसी पे लगाया आज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे, ये समझ आ गया है क्या? ठीक है, इसके बाद देखिए यहां से अब आता है, इसके ऊपर आधारित था रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। सुनो, इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं थॉमसन से और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहली बात, इसमें कहा गया कि सेंटर पे बहुत ही छोटा और बहुत हाईली डेंस एक मैटर है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। इसका अगर रेडियस आर है तो ये पाया गया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर रेज टू पावर 1/3, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is proportional to mass number, but density of nucleus is independent of mass number। ए को आपने बोल दिया मास नंबर,
मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये आपने बोला ए जो है ना वो है, और जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दिस इज नियरली 2.29 इंटू 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है दिस इज 2.29। ये जो न्यूक्लियस है हाईली डेंस है। अरे इतनी भारी डेंसिटी तो किसी की नहीं होती भाई, 10 की पावर 17। अब पानी देखते हो, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। और उसके अंदर भी दुनिया भर के न्यूक्लियस है जिनकी डेंसिटी इतनी है। इतनी भारी डेंसिटी होने के बावजूद हमारा मास बहुत ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइज क्या है, बहुत ही कम है। इतना भारी डेंस मटेरियल तो एक छोटे से वॉल्यूम में ही है। इसके बाहर काफी गैप पे कौन रिवॉल्व करने लग रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। काफी गैप पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो रेडियस ऑफ एटम है दिस इज नियरली 1 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दिस इज नियरली 1 फेम्टोमीटर। इतना भारी ये गैप था इसमें। बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमे जा रहे हैं, यही इनका मॉडल था। और इससे वो एक्सप्लेन होगी चीजें कि ज्यादातर पार्ट क्या है, एटम का ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस। इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, सीधे। और जो एक मैंने टर्म यूज नहीं की, हेड ऑन कोलिजन, यहां पे मैं बता दूं इसी में, एक वर्ड अगर आ गया कभी सवाल में, हेड ऑन कोलिजन, तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब आपको लेना है कि बी कितना कर देना है, 0। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली तो हेड ऑन कोलिजन में निकाली। और अगर आप बी 0 कर दोगे तो कोट थीटा बाई 2 0 हो गया है। कोट थीटा बाई 2 0, तो टेन थीटा बाई 2 इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि थीटा बाई 2 90 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका यह मतलब है कि थीटा टेंड्स टू किधर, 180 डिग्री। तो क्या ये इसमें ऐसा होने लग रहा है कि नहीं, जो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, अगर मैं इसकी बात करूं, वो हमने पढ़ा तो बी बाद में है, लेकिन इसके लिए बी तो कितना है, 0। और बिल्कुल बैकवर्ड स्कैटरिंग होगी है तो थीटा कितना हो गया है, 180 डिग्री। यानी कि इसको अगर मैं नाम दूं तो ये क्या है यहां पर, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है ना, ये वाला ये कोलिजन हुआ है। तो आप ये बताओ, ये मॉडल यही था, ये इसके समझ आ गया है ना, ये न्यूक्लियर मॉडल क्या है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस नाम दे दिया गया, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये पूछ लिया जाता है कभी कभार कि इलेक्ट्रॉन को क्यों घुमाया न्यूक्लियस ने। क्या इलेक्ट्रॉन को घुमाना जरूरी था न्यूक्लियर मॉडल में? बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का घूम पाना जरूरी था न्यूक्लियर मॉडल में? बिल्कुल जरूरी था। अगर नहीं घूमता तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। अब भी फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कौन से फोर्स का काम कर गया, सेंट्रीपिटल का। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ए नेसेसरी पार्ट इन रदरफोर्ड्स मॉडल
बिकॉज नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन वाज नॉन जीरो, नेट फोर्स जो था इलेक्ट्रॉन पे वो नॉन जीरो था। थॉमसन मॉडल में तो कितना था वो, भाई वो तो फंसे हुए थे बीच में ही, इधर भी चार्ज इधर भी पॉजिटिव है, इसमें तो एक ही साइड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के, तो नेट फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा। एंड दैट फोर्स वाज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर revolving electron, otherwise the electron would directly fall into the nucleus and द एटम वुड कोलेप्स। ये यार ये बोर्ड में आ सकती है इस तरह की चीजें, पूछ ले ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर वो ना घूम रहा होता तो क्या होता है इस मॉडल में, तो वो सीधा जाके उसमें चिपक जाता है। इस तरह की बातें लिखना आना चाहिए हमें, ये सब है ना, ठीक है। एक बार मैं इसकी एक्सरसाइज पे चलता हूँ। ये देखो पहला ही सवाल, बिल्कुल पहला सवाल इसका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें। ये कंपैरिजन है थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल का। कहीं भी बोर्ड में एक नंबर में इस तरह के पार्ट बन के आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं आजकल बोर्ड में, एमसीक्यू उनमें डाल सकते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। द साइज ऑफ एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज एंड दैट इन रदरफोर्ड्स मॉडल। अब आप दोनों मॉडल पढ़ के गए और साइज का एक भी मॉडल में अगर जिक्र नहीं करके गए कि उसने क्या दिया उसने क्या दिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी इस सवाल में। मैंने थॉमसन मॉडल में तो बताया था एटम का साइज, रदरफोर्ड मॉडल में तो कहीं नहीं लिखा भाई क्या साइज है क्या नहीं। तो यहाँ पे दोनों ने साइज नियरली सेम दिया था, मतलब एंगस्ट्रॉम की रेंज का। तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा, नो डिफरेंट फ्रॉम। हमें याद होनी चाहिए भाई ये बात, नहीं पढ़ रखा तो एग्जाम में तुक्के मारने वाली बात हो जाती, पता नहीं यार उसने क्या दिया था उसने क्या दिया था। और खासकर बच्चे सोचते हैं कि रदरफोर्ड ने तो यही दिया होगा, थॉमसन का नहीं पता क्यों, वो पुराना मॉडल है। तो ये याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कौन सा मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम में वो है। वाइल इन विच मॉडल इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। बताओ, आपने दोनों मॉडल अभी पढ़े भाई, यहां पे तो क्या आएगा, थॉमसन मॉडल है ना, और यहां पे क्या आएगा, रदरफोर्ड मॉडल। समझ आ गया ये कंपैरिजन। अगला सवाल, अ क्लासिकल एटम। ये क्या है क्लासिकल एटम, जो भरतनाट्यम करता हो, क्या है क्लासिकल एटम, मतलब जो क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करे, मैक्सवेल की थ्योरी को फॉलो करे। बेस्ड ऑन विच मॉडल इज डूम टू कोलेप्स। अब ये अभी तक नहीं पढ़ाया है, अब आप बताओ
अभी तक मैंने इसमें नहीं लिया है इसी को। क्यों रदरफोर्ड मॉडल क्यों? आप एक मिनट, वंस नहीं पता ना अभी ये बोर केस हमें बता दिया हो तो पता नहीं, सुन लीजिए। रदरफोर्ड ने क्या किया, अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फिर चैप्टर पूरा कर रहे हैं एटम, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो उसमें ये कमी आनी है कि जब इलेक्ट्रॉन है वो घूम भी रहा है तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ फोर्स है ना उसमें, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, अगर चार्ज है और एक्सेलरेशन है तो उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी इन टर्म्स ऑफ ईएम वेव्स, तो बदले में एनर्जी कम होती जाएगी तो वो स्पाइरल कर जाएगा उसके अंदर और ये एटम कोलैप्स कर जाएगा। अभी पढ़ेंगे हम ये बुक, ये पार्ट इसके। तो क्लासिकल एटम मतलब जो क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करता हो, कौन से मॉडल वाला एटम कोलैप्स होना है? रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल वाला कोलैप्स नहीं होगा। ये भी एक अच्छा सवाल है भाई, अब वहां एग्जाम में आ गया, पता नहीं लग पा रहा क्या है क्या नहीं। फोर्थ, डी, नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है और हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? कंटिन्यूअस थॉमसन में है, और वेरी नॉन यूनिफॉर्म बीच में बहुत डेंस, फिर बिल्कुल एम्प्टी। तो ये कौन से मॉडल में है? एक अच्छा कंपैरेटिव क्वेश्चन है ये जो पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। आखिरी, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पोजेस्ट मोस्ट ऑफ द मास, कौन से मॉडल में सारा का सारा मास पॉजिटिव चार्ज लिए बैठे? थॉमसन में तो दिया ही था उसने, वो जो पडिंग है पूरा वही मास है बीच में। रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड में भी ऐसा ही है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा डेंस है जबकि बाहर बिल्कुल एम्प्टी सा पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोथ द मॉडल्स, ये वाला पार्ट। तो एक यार ये एक अच्छा कंपेरेटिव क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा हमें, है ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। इस बुक में बोर मॉडल हेडिंग डाल के या बोर का नाम लेके फिर लिमिटेशन दी है रदरफोर्ड मॉडल की। हाँ ये वाला जो टॉपिक है ना, ये देखो यहां से यहीं से 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे, 2-3 पॉइंट जो भी हैं। देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ सर्कल इज बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसमें, कोई सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहां आओ, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी an accelerating charge particle emits radiation in the form of electromagnetic waves, यही था भी वो क्लासिकल एटम डूम टू कोलेप्स वाला। तो द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कहाँ निकलती चलेगी? ईएम वेव के रूप में, क्योंकि वो मैंने बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल भी तो पढ़ा दिया आपको, तो उसमें भी तो ये थ्योरी आई है। आप नहीं थे बोर वाली क्लास में, तो बोर्स कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल में भी तो यही था कि क्लासिकल एक्सपेक्टेशन क्या थी और क्वांटम रिजल्ट क्या था, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, thus such an atom cannot be stable। पहला पॉइंट जो मिला यहां से
पहला पॉइंट कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहां घूमने लग रहा है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, तो इनसे लगातार एनर्जी बाहर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, और ईएम वेव्स के रूप में एनर्जी बाहर जाएगी तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के अंदर। क्या ये समझ आ गया पहला पॉइंट? ठीक है, बोर्ड में आए तो लिखना आना चाहिए हमें क्या है। यहाँ तो मैं एनसीईआरटी बुक से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना तो आना चाहिए भी क्या है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट सुनो। फर्दर, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि ये जो न्यू ईएम वेव की आए, ये वही हो जो न्यू रिवॉल्यूशन हो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। यही तो बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल में हमने बराबर से करके दिखाए थे। ठीक है, एंड ये जो न्यू रिवॉल्यूशन है, क्योंकि ये स्पाइरल नेचर का मोशन होना चाहिए, दिस इज कंटिन्यूसली वेरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू ईएम वेव है, न्यू ईएम वेव should also have continuous variation। क्योंकि न्यू रिवॉल्यूशन कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, बट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जगह आपको क्या मिला था? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, उसमें फिक्स ही वैल्यू आती है। यहां से पढ़ लेते हैं एक बार ना इस चीज को। फर्दर, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ईएम थ्योरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स emitted by the revolving electrons is equal to the frequency of revolution, kz square upon nhr वाली। as the electrons spiral inwards, their angular velocities and hence their frequencies would change continuously, and so will the frequency of the light emitted। तो उसमें continuous variation मिलना चाहिए था, thus they would emit a continuous spectrum in contradiction to the line spectrum actually observed। समझ आ गया है? ठीक है, क्लियरली रदरफोर्ड मॉडल टेल्स ओनली ए पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसको आगे बोर ने बढ़ाया, implying that the classical ideas are not sufficient to explain the atomic structure। तो सेमी क्लासिकल मॉडल दिया था, हमने वर्ड यूज किए होंगे, सेमी क्लासिकल मॉडल दिया था बोर ने, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लासिकल से ले लिए और कुछ कॉन्सेप्ट क्वांटम से ले लिए। तो मैंने चैप्टर को थोड़ा इस तरह पूरा किया है, पहले तो बोर वाला पार्ट पढ़ा दिया, नहीं तो प्रॉपर तरीका ये होता है इसके बाद फिर हम बोर पे जाते। कोई बात ही नहीं है, ये समझ आ गया है ना आपको पूरा? आज लगभग ये 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है, एटम हमने पूरा किया। देखो इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट आए, थॉमसन्स मॉडल के कुछ पॉइंट आए, मेन डिटेल में आज क्या पढ़ा, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर रदरफोर्ड मॉडल के कुछ पॉइंट आए, और फिर रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के। थॉमसन मॉडल भी फेल हो गया था उस एक्सपेरिमेंट से ही, क्योंकि उसमें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, जबकि थॉमसन मॉडल कहता है एटम में तो खाली जगह है ही नहीं। ठीक है, आप बताओ ये एटम पूरा समझ आ गया है कि नहीं? क्लियर है? कल हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस, ये वाला चैप्टर। ठीक है, ठीक है भाई, क्लास ऑफ करते हैं अब। 1 मिनट।